हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो। तो सभी विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजीव कुमार और आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास इंटरमीडिएट का सेकंड चैप्टर का, जो पिछले वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति को समझ चुके हैं और उसका किस प्रकार से सिद्ध होता है उसको भी, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना है। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे इसके बारे में आपको हम बता देता हूँ। आज इस वीडियो हम लोग जानेंगे गॉस की प्रमेय सिद्ध करने का दूसरा मेथड। वो पहला मेथड है, आप जो भी विद्यार्थी उस डेरिवेशन को नोट कर चुके हैं वो इस जो दूसरा जो मेथड होगा आप इसको सेकंड मेथड भी जान सकते हैं, सेकंड मेथड भी इसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारी एक आवश्यक सूचना है उसको आप ध्यान से समझें। आवश्यक सूचना इस प्रकार है, यानी कि जो भी विद्यार्थी हमसे, यानी कि हमारी क्लास जो ऑनलाइन जो प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि आपको जो दी जा रही है, अगर कोई भी नया विद्यार्थी अगर हमसे मेरी क्लास लेना चाहता है, रेगुलर क्लास लेना चाहे तो वो हमसे जुड़ सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम यानी कि व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है अब उससे हम उससे जोड़ देंगे और जो 5 दिन का जो डेमो रहता है उसके लिए जो नया विद्यार्थी है उसको पेड करना पड़ेगा, कि उसको चुकाना पड़ेंगे और जो राशि है वो है 100 रुपये। तो ये बस 5 दिन के लिए है। आपको अगर पसंद आए तो आगे भी आप राशि देकर जुड़ सकते हैं। और बात करते हैं कि हमारी जो फैसिलिटी है पढ़ाने की वो क्या क्या रहती है, यानी कि इस जो पढ़ाने के बाद क्या क्या हम लोगों की जो फैसिलिटी है वो हम आपको सामने रख रहा हूँ। तो हमारी नंबर 1 है कि रेगुलर क्लास आपको मिलेगी और समय पर आपका सिलेबस ख़त्म कराया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी अगर ये सोच रहा है कि कॉलेज स्टार्ट यानी कॉलेज चालू नहीं है तो हो सकता है परीक्षाएं ना हो, तो ये निगेटिविटी आप अपने दिमाग के अंदर ना लाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि ये परीक्षा हमेशा के लिए बंद हो जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन वहाँ वैसे होगा नहीं, शायद कभी 0.001% अगर ऐसी संभावना अगर सरकार के सामने उत्पन्न होती है कि परीक्षा को इस साल, मान लीजिए कोविड-19 की अगर वैक्सीन बनाने में ज़्यादा समय लगा, अगर नहीं हो पाई तो शायद ऐसा पॉसिबिलिटी हो सके, लेकिन उससे जो विद्यार्थी का सोच कर नहीं पढ़ रहा है तो उसका जो खामियाजा है बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ेगा उससे ज़्यादा समय मिलेगा, अच्छी तरीके से वो रिवाज भी कर सकेगा, तो उसके जो मेहनत है वो उसके अनुसार उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो नंबर 1 तो यही है कि हमारी रेगुलर क्लास रहती है। नेक्स्ट, हम लोगों का डेली टेस्ट रहता है 10 मिनट का डेली आपसे, यानी कि कल की हेडिंग आपको सिलेबस दी जाएगा कि आप इसको याद करें और उस होमवर्क को मुझे दिखाएं, ठीक है। और वीकली जो संडे है, पर संडे को टेस्ट रहता है, चैप्टर वाइज टेस्ट रहता है। जितना हमारा एक वीक में जितना सिलेबस हमारा कवर हुआ है उसका हम संडे को टेस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट, उसका रिजल्ट भी दूसरे तीसरे दिन घोषित कर दिया जाता है कि आपका रिजल्ट ये है। नेक्स्ट क्या है, और यूनिट टेस्ट भी लिए जाते हैं और जितनी भी अनसॉल्व, यानी कि जितने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड में उनको हल किया जाता है। और चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट के आने के अंक के प्रश्न बनते हैं, डेरिवेशन जो भी सही प्रकार के क्वेश्चन भी हल किए जाते हैं। तो कम से कम हमारा इस वर्ष न्यूमेरिकल करने का जो प्लान है कम से कम 1000 है, यानी कि पर चैप्टर के 100 के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे, तो 1000 के ऊपर क्वेश्चन जाएंगे हल करने के लिए। जो विद्यार्थी 1000 के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेता है तो उसके न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि 2020 अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं तो फिजिक्स का जो पेपर है बहुत टफ आया था
अब जो विद्यार्थी को लग तो रहा है टफ, लेकिन वाकई में टफ नहीं है। बस एक अंतर था, क्या था कि वो थ्योरी ना देकर उन्होंने क्या किया, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को रखा सामने। तो इस वजह से सभी बच्चे भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, हमारे नंबर कम आएंगे। तो मेन क्या कारण था, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। तो हम अपनी क्लास में डेरिवेशन भी अच्छी तरीके से, जितनी संभावना तरीके बन सकते हैं उन तरीक़ों से करवाते हैं, और न्यूमेरिकल जो होते हैं न्यूमेरिकल भी कराते हैं। चलिए, तो आप दूसरे मेथड डालेंगे, और इस वीडियो में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है, वो तो हमें पता ही है। नेक्स्ट, अब पिछली गॉस की प्रमेय के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो पिछली गॉस की प्रमेय के लिए हम लोगों ने जो पृष्ठ माना था वो किसी भी आकार का माना था, लेकिन इस मेथड में यानी कि सेकंड मेथड में हम लोग जो पृष्ठ मानेंगे वो गोलाकार का मानेंगे। तो देखें, हम एक कोई गोला है, यानी कि एक कोई गोलीय पृष्ठ है, मैंने ये गोलीय पृष्ठ मान लिया। इस गोलीय पृष्ठ के जो कुछ चित्र में बनाया जाता है उसी को लिखाएंगे। तो इसके केंद्र पर आप जो बनाएं, तो एक प्रकार की सहायता से गोला बनाना थोड़ा हमारा टेढ़ा हो सकता है। एक केंद्र ओ पर एक हमने प्लस क्यू आवेश को रख दिया, ठीक है। प्लस क्यू आवेश को कहाँ पर रखा, केंद्र पर रखा। अब हम एक कोई बिंदु मानेंगे गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर हमने एक बिंदु माना P। कौन सा माना, P। गोले के पृष्ठ पर हमने एक बिंदु माना P, और बिंदु P के चारों ओर हमने एक पृष्ठ अवयव माना। तो एक छोटा सा पृष्ठ अवयव हमने मान लिया इस बिंदु P के चारों ओर, ठीक है। अब बिंदु P के चारों जो पृष्ठ अवयव माना है, तो उस पृष्ठ अवयव की अगर हम दिशा पता करना चाहे तो किधर होती है। जैसे कि हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसी में हम लोगों ने एक हेडिंग के बारे में जाना था, क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत सदैव बाहर की ओर। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ अवयव की जो दिशा होगी वो किधर होगी, तल के लंबवत तथा बाहर की ओर, तल के लंबवत तथा बाहर की ओर। तो ये हमारी हो जाती है DA वेक्टर। अब DA वेक्टर हमने क्यों माना, क्योंकि जो पृष्ठ अवयव है ये वो छोटा सी तो भाग है, इसलिए उसका जो क्षेत्र होगा वो छोटा सा होगा, लेकिन दिशा किधर होगी, तल के लंबवत तथा बाहर की ओर। अब ये जो हम लोगों ने जो गोलीय पृष्ठ खींचा है इसकी भी त्रिज्या होगी। तो इसकी हम लोगों ने त्रिज्या मान ली, वो कितनी, स्मॉल r है। या दूसरी परिभाषा से ये भी कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में भाषा से ये भी कह सकते हैं कि बिंदु O बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r है। क्यों होगी, क्योंकि ये जो बिंदु P है वो किस पर है, पृष्ठ पर है, इसलिए। अब बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा। अब उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता करते तो दिशा किधर होगी। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना कि अगर कहीं प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो उस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है, ठीक है। किधर होती है, बाहर की ओर होती है। अगर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है तो उस किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो होती है ऋणात्मक, उसी आवेश की ओर होती है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ से देखें, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अवयव हम लोगों ने माना इस किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, किधर होगी, वो किधर होती है, हमेशा बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कर दें, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम लोगों ने DA वेक्टर की भी दिशा ज्ञात कर ली और E वेक्टर की दिशा ज्ञात कर ली। तो ध्यान रहे, यहाँ पर DA वेक्टर और E वेक्टर परस्पर आपको समांतर प्रतीत हो रहे होंगे। अब समांतर प्रतीत तो हो रहे, समांतर प्रतीत तो हैं ही, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वास्तव में ये दोनों समांतर होंगे। अगर समांतर हैं तो अगर हम पूछना चाहते हैं कि बताइए कि DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण कितना है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार से
डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हो जाता पूरा चित्र। आप इसको चित्र को साइड से बनाएंगे अपने फेयर नोटबुक में और ध्यान से बनाएंगे। ये जो गोला आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो अब इसकी जो भाषा बनती है उसके बारे में आपके सामने मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखें। माना एक गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के केंद्र O पर, केंद्र O है, केंद्र O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है या रखा है, एक ही बात है, स्थित है। ठीक, गोलीय पृष्ठ पर एक बिंदु P है, लिखें बिंदु P के चारों ओर एक पृष्ठ अवयव dA वेक्टर इस प्रकार है कि ई वेक्टर तथा dA वेक्टर के बीच का कोण 0 लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री है। तब 0 डिग्री है तब इस पृष्ठ अवयव, जो पृष्ठ अवयव है माना हम लोगों ने, इस पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको हम लोग पता करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स हम लोगों ने पता कर चुके हैं। क्या पता कर चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो वैद्युत फ्लक्स का ये तो सूत्र होता है ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर छोटा सा अवयव है तो उससे जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी थोड़ा सा ही तो होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा लिया, डी। अब इसका अदिश गुणा निकाल दीजिए। तो अदिश गुणा खोल दीजिए। अदिश गुणा खोलें क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, समांतर है, समांतर तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। अब cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान होता है 1। तो क्या हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं। अब बात करते हैं, ये जो गोलीय पृष्ठ है ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होगा। यहाँ भी अवयव होंगे, ये छोटे छोटे अवयव होंगे, इनके आकार छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अगर हम इन सभी छोटे छोटे अवयवों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा गोलीय पृष्ठ। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक समाकलन लगाएंगे। समाकलन किसका काम करता है, वो एक जोड़ने का काम करता है। तो लिखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मैंने बताया सभी अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल वैद्युत फ्लक्स मैंने मान लिया कितना, पाई। इंटीग्रेशन डी फाई, ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर सभी को हम वैद्युत फ्लक्स का टोटल कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन अब डी फाई का मान रख दें, क्या आ जाएगा, ई डी ए। अब थोड़े ध्यान दें, यहाँ क्या ध्यान दें, आवेश किसके रूप में है, एक बिंदु के रूप में है। बिंदु आवेश के कारण अगर बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र का मान निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें तो कितना होगा। तो एक आवेश के रूप में है तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ लिखेंगे हम E बराबर 1 इसी जस्ट सामने लिखेंगे क्यों करके 4πε0 इंटू Q/r²। मान रख दीजिए ई का मान, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डी। अब बात करते हैं जो कांस्टेंट होता है वो आता है बाहर, तभी हम देखेंगे क्या क्या कांस्टेंट है उसको हम यहाँ से बाहर निकालें। ठीक, समाकलन के अंदर जो कांस्टेंट होता है उन वैल्यू को हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे कि बात करें 1/4πε0 ये कांस्टेंट है। ठीक, क्यू तो केंद्र पर हम लोगों ने ध्यान दें चित्र में अपने, जो क्यू है क्या उसका मान चेंज हो रहा है, नहीं किया मैंने, क्यू भी कांस्टेंट है। बिंदु पी जो पृष्ठ पर आप कोई भी बिंदु मान लें उससे क्या केंद्र आवेश की दूरी चेंज हो सकती है, नहीं होगी। ऐसे मान लें कि जैसे कि ये गोला है और गोले के केंद्र पर हम क्यू रख दें, तो पृष्ठ पर आप कोई भी दूरी बना लें, त्रिज्या होगी उसकी दूरी क्या चेंज हो सकती, कभी नहीं होगी। तो आर का मान भी कैसे हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये डी ए की बात करें, डी ए क्या है, पृष्ठ अवयव है। तो पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल हम छोटा भी मान सकते हैं बड़ा भी मान सकते हैं, तो इसका आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा, ये सभी पृष्ठ अवयव है। तो इनको देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये पृष्ठ अवयव है। तो पृष्ठ अवयव का आकार है यानी कि क्षेत्रफल है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब परिवर्तित क्या होगा, डी ए। तो जब डी ए परिवर्तित होगा तो जो कांस्टेंट है उनको हम समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू r² इंटीग्रेशन डी ए। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र पढ़ा है, इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, x प्लस सी, ये तो होता है। अगर ये भी चीज़ ना समझ में आए तो डाट कर लो, चूँकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर ये छोटे छोटे अवयवों को सबको जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, गोलीय पृष्ठ बन जाएगा। और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों ने मान लिया क्या, ए है, टोटल क्या है, ए। अब बात करते त्रिज्या के अनुसार गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है या गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ लिख देंगे 4πr²। तो जहाँ पर डी ए लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, 4πr²। तो हो जाएगा पाई ई बराबर Q/4πε0 r² इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, आर से आर कैंसिल, जो बचा क्या बचा, फाई ई बराबर Q/0। एक तो बचा, यही गॉस की प्रमेय का क्या सूत्र है, ये आ गया तुम्हारा। तो आप इससे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे यहाँ तक, ठीक। तो आप वीडियो को पुश करने के बाद इसको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोट में लिखें, नोट में क्या क्या है। नोट में लिखें, बंद पृष्ठ के भीतर, नंबर 1 डाल लिखेंगे, बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत आवेश एक से अधिक उपस्थित हों तो उन आवेशों द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स
उन आवेशों द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे फाई ई, ठीक है, फाई ई, समस्त आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब समझें, मतलब ये होगा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी पृष्ठ के अंदर आवेश रख रहे थे, समझे ना। मैंने रख दिया यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ये कोई पृष्ठ है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, गॉस की परिमेय सूत्र लगाएंगे। उस पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश होता है ना, उसके अंदर जो आवेश रखा होता है, उस आवेश का कितना होता है, 1/ε। तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, इतना होता है, ठीक। ये तो यहाँ तक की बात रही जब एक आवेश उपस्थित। लेकिन इस नोट में ये कहा गया, अगर किसी पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश उपस्थित हों, तो उन आवेशों का जो परिणामी यानी कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, वो समस्त आवेशों के वैद्युत फ्लक्स के बीजगणित योग के बराबर होता है। मतलब अलग अलग सभी का निकालेंगे, उसको सभी को हम जोड़ देंगे। जैसे कि ये Q1 है, आप चित्र बना लेंगे, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है, ये Q5 आवेश है, ये Q6 आवेश, ठीक है। मान लीजिए इस पृष्ठ के अंदर ये इतने प्रकार के आवेश रखे हुए हैं। इसमें धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी। चलो हम बता देते हैं। एक हमने मान लिया माइनस के Q7, ठीक, Q7 आवेश। इस पृष्ठ के अंदर 7 प्रकार के आवेश रखे हुए। तो अब इनके द्वारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो उसके अनुसार नोट के अनुसार था, कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो समस्त आवेशों के वैद्युत फ्लक्स का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6 प्लस φ7, तो ये होता है। अगर इनके मान भी रखना चाहें तो मान भी लिख सकते हैं। φe बराबर Q1/ε0। तो सभी में ε0 कॉमन आएगा, तो हम बाहर से निकलेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 माइनस Q7। ध्यान रहे, जिस प्रकृति का आवेश हो उसी प्रकृति के आवेश लाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी सीखना आप लोगों को है। एक तो ये नोट हो जाता है, ठीक। दूसरा नोट नंबर में लिखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। अब दूसरा नंबर लिखेंगे, यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है। अब पता कैसे करेंगे शून्य क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझें, बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत सहायता प्रदान करे। जैसे मानिए मैंने कोई प्रश्न मान लिया, ये प्रश्न है, ठीक, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न के अंदर कोई भी आवेश मैंने नहीं रखा, एक कोई आवेश रख दिया मैंने यहाँ पर किया, ठीक। अब पूछा यह गया कि बताइए कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। उन्होंने कहा शून्य होता है। कैसे होता है, तो वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालते कैसे, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग पता करते हैं वैद्युत बल रेखाओं को। इसको पता करते हैं वैद्युत बल रेखाओं। तो वैद्युत बल रेखाएँ गुजारें, तो ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी,
यही तो होगा, ये निकलेंगे इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा, ये निकलेंगी इस प्रकार से निकलेंगी। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर आपने लिखाया था कि वैद्युत फ्लक्स जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से इस पृष्ठ से, यानी कि ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस भाग से ये दो वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो आपको 2 पॉइंट याद रखे होने चाहिए जो हमने बोल दिए हैं। अगर किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखा प्रवेश करती हैं तो उसके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, सॉरी ऋणात्मक होता है। अगर प्रवेश करती हैं तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर बाहर निकलती हैं तो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो आप इस पृष्ठ के अंदर देखें, क्या देखें कि इस पृष्ठ के अंदर 2 वैद्युत बल रेखा प्रवेश कर रही हैं, तो यानी कि वैद्युत फ्लक्स कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें वैद्युत बल रेखा 2 निकल रही हैं, तो इनके लिए वैद्युत फ्लक्स कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसके लिए वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, इनके लिए न। 2 ही प्रवेश कर रही हैं और 2 ही निकल रही हैं। तो मतलब क्या हुआ, मैंने मान लिया phi 1 प्लस phi 2, तो इनके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसा होगा, धनात्मक में होगा, धनात्मक में तो होगा। और इनके कारण जो ये जो वैद्युत बल रेखा प्रवेश कर रही इनके लिए होगा ऋणात्मक में, और निकल रही इसके लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक में। और दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। तो कुल जो वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, 0 होगा। बस इतना समझना होता है इसमें कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और उतनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो प्रवेश करती उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है, और जब बाहर निकलती उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक लिया जाता है। 2 ही प्रवेश कर रही हैं और 2 ही निकल रही हैं, इसके लिए दोनों जब जोड़ेंगे एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए वैद्युत फ्लक्स कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डायरेक्ट समझें, अगर वैद्युत आवेश अगर बाहर रखा हुआ है तो जो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। तो धन्यवाद, आप लोगों को ये वीडियो में जो कुछ पढ़ाया गया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।